हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रोसेस ऑफ क्षार सूत्र सर्जरी इन रेक्टल प्रोलैप्स। रेक्टल प्रोलैप्स में क्षार सूत्र सर्जरी किस प्रकार से की जाती है, उसका प्रोसेस क्या है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आज हम लोग देखेंगे। रेक्टल प्रोलैप्स के कारण, लक्षण, इसके बारे में वीडियो पहले से ही अपलोड हो चुका है। आप लोगों को आई बटन में दिख रहा होगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। और बच्चों में रेक्टल प्रोलैप्स की जो ट्रीटमेंट होते हैं उसके बारे में भी वीडियो पड़ चुका है। उसके बारे में भी अगर आप लोगों को जाना है, बच्चों के रेक्टल प्रोलैप्स के बारे में आप लोगों को अगर जानना है तो उसके बारे में आप लोग आई बटन पे दिख रहा होगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ क्षार सूत्र सर्जरी इन रेक्टल प्रोलैप्स। अगर पार्शियल या कैंसल रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन है तो उस पेशेंट को मेडिसिनल ट्रीटमेंट से फ़ायदा होने के चांसेज होते हैं। लगभग 50 to 60% पेशेंट रिकवर कर जाते हैं मेडिसिनल ट्रीटमेंट की वजह से। और अगर उनको कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स है या वो पेशेंट जो उनको पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स भी है लेकिन 2-4-5 महीने के मेडिसिनल ट्रीटमेंट से वो ट्रीट नहीं हो पाए हैं, तो उनमें क्षार सूत्र सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें हम लोग क्षार सूत्र सर्जरी करते हैं। मॉडर्न सर्जरी भी उसमें बताई गई है। मॉडर्न सर्जरी में बहुत सारे प्रोसेसेस बताए गए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसकी वजह से सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किया जा सके और उनको कोई परेशानी न हो। तो मॉडर्न सर्जरी की अगर जहाँ पे बात आती है, वहाँ पे अगर हम बात करें तो जो कैंसिल या पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स वाले पेशेंट हैं उनमें 2 प्रोसीजर करते हैं मॉडर्न सर्जन्स, एक हेमरोइडेक्टोमी और एक स्क्लेरोथेरेपी। हेमरोइडेक्टोमी जो कि पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए जो सर्जरी होती है वही सेम प्रोसेस होता है। स्क्लेरोथेरेपी जिसमें कि इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट देते हैं। जो प्रोलैप्स मास है उसमें कुछ मेडिसिन्स और कुछ केमिकल्स के इंजेक्शन देते हैं। ये दोनों ही प्रोसेस जितने बेनिफिशियल है उससे ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और 100% कभी भी क्योर उनका नहीं हो पाता है। इसलिए इन दोनों प्रोसेस को अवॉइड किया जाता है। अब बात आती है कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स की। तो जो कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स है उसमें मॉडर्न सर्जन्स 2 टाइप से ऑपरेट करते हैं। एक तो पेरिनियल सर्जरी करते हैं, मलद्वार के आसपास के एरिया में सर्जरी करते हैं, उसको पेरिनियल सर्जरी नाम देते हैं। उसमें 3 से ऑपरेशन है। और एक है एब्डोमिनल सर्जरी जिसमें कि एब्डोमेन को ओपन करके सर्जरी की जाती है। उसमें 2 प्रोसेस आते हैं, एक रेक्टोपेक्सी और एक है एंटीरियर रिसेक्शंस। तो ये तो मॉडर्न सर्जरी की बात हो गई। आज हम लोग डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं क्षार सूत्र थेरेपी या क्षार सूत्र सर्जरी के बारे में। तो क्षार सूत्र सर्जरी के प्रोसेस को हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे। तो क्षार सूत्र सर्जरी के बारे में आज हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। तो जो क्षार सूत्र सर्जरी के लिए जो पेशेंट होते हैं, जो कि कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स वाले एल्डरली पेशेंट होते हैं, उनको एक दिन पहले हॉस्पिटल में बुलाते हैं या क्लिनिक में बुलाते हैं हम लोग। एक दिन पहले रात में खाना खिलाने के बाद उनको नील ओरली कर देते हैं। उसके बाद रात में उनको कुछ माइल्ड लग्जेटिव दे देते हैं ताकि सुबह उनका रेक्टम क्लियर रहे। उसके बाद जब वो ओटी में आते हैं तो उनको ओटी टेबल पर लिथोटोमी पोजिशन में लेटाते हैं। लिथोटोमी पोजीशन में लेटाने के बाद जनरल एनेस्थीसिया में एनेस्थेसाइज करते हैं। एनेस्थेसाइज करने के बाद उनके पेरिनियल रीजन को जो डिसइंफेक्टेड लिक्विड होते हैं उससे बीटाडीन, सेवलॉन, इनसे डिसइंफेक्ट करते हैं। उसके बाद उनके 6 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock और 3 o'clock इन पे 1/2 सेंटीमीटर का डीप इंसिजन लगाते हैं। अब ये जो क्लॉक वाली पोजीशन है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर पेशेंट को एग्जामिनेशन टेबल पे या ओटी टेबल पे सुपाइन पोजीशन में लेटाए हैं, मोटा मोटा आप ये देख करके चलिए कि अगर कोई पेशेंट पीठ के बल लेटा हो, उसका पैर जिसका नी और हिप फ्लेक्स हो, पेट के तरफ मुड़ा हुआ हो, उसके बाद जो उसका एनल कैनाल दिखाई दे रहा है उस एनल कैनाल पे कोई एक वॉल क्लॉक को आप सेट कर दीजिए। दीवाल घड़ी को उसके एनल कैनाल के पास ले जा करके जैसे दीवाल पर टांगते हैं वैसे ही रख दीजिए सटा करके। उसके बाद जो घड़ी की जो पोजीशन दिखेगी वही पोजीशन है, उसी की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो 12 वाली पोजीशन होती है तो वो 12 o'clock हो गई। 6 वाली पोजीशन घड़ी की जो है वो 6 o'clock हो गई। तो 12 वाली पोजीशन कहाँ होगी? ऊपर होगी। 6 o'clock वाली पोजीशन नीचे होगी। 3 o'clock और 9 o'clock वाली पोजीशन दोनों साइड्स में होंगे। तो 12 o'clock, 6 o'clock,
3 o'clock और 9 o'clock, इन चारों क्लॉक वाली पोजीशन पे 1/2 सेंटीमीटर का डीप इंसिजन लगाते हैं, छोटा सा कट लगाते हैं। उसके बाद जो 6 o'clock वाली पोजीशन है, नीचे वाली जो कट वाली पोजीशन है, उस कट वाली पोजीशन में स्ट्रेट कटिंग नीडल, एक सुई आती है जिसको कि 6 o'clock वाली जो इंसिजन है उसमें इंसर्ट करते हैं। उस सुई में 4 सूत थ्रेड लगाते हैं और उसके बाद उस नीडल को 9 o'clock वाली पोजीशन पे जो इंसिजन लगाते हैं उस इंसिजन से बाहर निकालते हैं। फिर बाहर निकालने के बाद सेम नीडल को 4 सूत्र के साथ ही फिर उसी इंसिजन पे 9 o'clock वाले इंसिजन पे हम लोग इंसर्ट करते हैं। फिर 12 o'clock पे उसको निकालते हैं। फिर यही प्रोसेस रिपीट करते हैं 12 o'clock टू 3 o'clock और 3 o'clock टू 6 o'clock। फिर वापस 6 o'clock पे आ जाते हैं। फिर उस नीडल को निकाल करके अलग कर देते हैं। फिर जो 4 सूत्र था, जो 4 सूत्र थ्रेड था, वो पेरिनियल एरिया में चारों तरफ एक सर्कल बनाते हुए इंसर्ट हो जाता है। अब जब 4 सूत्र थ्रेड इंसर्ट हो जाता है उस पूरे ट्रैक में, तो नेक्स्ट हैंड का जो एक इंडेक्स फिंगर है उसको हम लोग एनल कैनाल में असिस्ट करते हैं, डालते हैं और उसके थ्रू असिस्ट करते हुए उस 4 सूत्र थ्रेड को टाई करते हैं और नॉट लगाते हैं। ना तो ज़्यादा टाइट करेंगे और ना तो लूज करेंगे, एक एक्यूरेट टाइट करके इंडेक्स फिंगर को असिस्ट करते हुए हमें जितना टाइट करना होता है उतना टाइट करके वहाँ पे नॉट लगा देते हैं। नॉट लगाने के बाद फिर उस पेशेंट को ड्रेसिंग करके हम लोग वापस बेड पे लाते हैं और 1 दिन बाद उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। 1 दिन बाद जब डिस्चार्ज करेंगे पेशेंट को तो उसको हर हफ्ते वीकली बुलाते हैं। वीकली बुला करके उसकी प्रॉपर चेकिंग करते हैं। चेकिंग करने के बाद उसको प्रॉपर सफाई करने के बाद, ड्रेसिंग करने के बाद फिर उस पेशेंट को वापस भेजते हैं। हर हफ्ते पेशेंट को आना होता है, लगभग 1.5 से 2 महीने चेक कराने के लिए। कोई भी थ्रेड चेंज नहीं होता है इसमें, बस पेशेंट को एक बार ब्रीफली चेकअप के लिए आना होता है। तो ये जो पीरियड है 1.5 से 2 महीने या 2.5 महीने तक का, जब तक कि पेशेंट पूरा क्योर हो जाता है, उस पीरियड में छोटे छोटे वायल्स या छोटे छोटे दाने जो कि इंसिजन पॉइंट्स वाले हैं 12 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock और 3 o'clock पे छोटे छोटे बॉयल्स उभरते हैं और वो फिर फूट जाते हैं। फूटने के बाद फिर वो हिल्डअप हो जाते हैं। उसके बाद उस पेशेंट को वहाँ पे सफाई रखनी होती है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी होती है, कॉटन का पैड लगाना होता है और 1.5 से 2 महीने बीच बीच में चेकअप कराते रहने होते हैं। कुछ मेडिसिन जो हम लोग रिकमेंड करते हैं उसको उनको लेने होते हैं और उसके बाद 2.5 महीने 3 महीने के आसपास में पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब ये जो 4 सूत्र थ्रेड जो उस ट्रैक में लगा हुआ था, उस ट्रैक में 4 सूत्र की वजह से वहाँ पे फाइब्रोसिस डेवलप होती है। धीरे धीरे फाइब्रोसिस डेवलप होगी। फाइब्रोसिस डेवलप होने के बाद एक आर्टिफिशियल रिंग का फॉर्मेशन होता है जो कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर का काम करता है और वही रिंग रेक्टल प्रोलैप्स को प्रोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है और पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो ये रहा हम लोगों का पूरा प्रोसेस 4 सूत्र सर्जरी का रेक्टल प्रोलैप्स में। जब तक अगला वीडियो अपलोड होता है तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।